नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में जो आज की हमारी क्लास है वो है भारत की समुद्री सीमा और खाड़ी। तो समुद्री सीमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना कि जो इसका निर्धारण कौन करता है और कब से इसका निर्धारण करना शुरू किया गया, कौन सी संस्था के द्वारा निर्धारण किया जाता है, और हर देश का कितना अधिकार क्षेत्र रहता है, महासागर हो सागर हो तो वहाँ पे हर देश का अपना कितना अधिकार रहता है, ये निर्धारण एक संस्था द्वारा किया जाता है। पहली बार चर्चा इसकी सन 1974 में की गई थी कि इस सभी देशों ने सोचा कि एक क्राइटेरिया, एक अधिकार क्षेत्र बनाया जाए जिसके माध्यम से समुद्र पर अधिकार हर देश का होना चाहिए, क्योंकि जो शक्तिशाली देश थे वो सब अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। और कुछ देश तो अभी भी ऐसे हैं जो अधिकार स्थापित किए हुए हैं, जबरन किए हुए हैं। तो सन 1982 में इसकी पहली बैठक हुई और संस्था का निर्माण हुआ। तो वो थी UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये सन 1982 में गठित हुई थी और ये कार्य करना शुरू कर दिया था 1994 से। तो इस संस्था के द्वारा ही जितने भी समुद्री विवाद हैं या समुद्री सीमाओं को लेकर निर्धारण किए गए हैं वह सभी इसी संस्था के द्वारा किए गए हैं। अब समुद्री सीमा को समझने के पहले उनके जो आंकड़े हैं, जो एक जैसे कि हमारा अब कोई दूरी पर अपन को जाना है, जैसे इंदौर से भोपाल जाना है तो हमें पता है 200 किलोमीटर है। तो वो दूरी निर्धारण करने के लिए, दूरी पता करने के लिए समुद्री सीमा के आंकड़े कुछ अलग हैं। जैसे अपना जो किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर का होता है। तो यहाँ पे नॉटिकल मील मतलब दूरी, जैसे अपन किलोमीटर में दूरी रोड पर करते हैं, वैसे समुद्री दूरी तय करने के लिए नॉटिकल मील का अर्थ है कि यहाँ पे जो एक नॉटिकल मील होगा, एक नॉटिकल मील अपने स्थल के किलोमीटर बराबर वो होगा 1 किलोमीटर 852 मीटर के बराबर होगा। मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 1 किलोमीटर 852 मीटर, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे 1 नॉटिकल मील बराबर जो अपनी स्थल की अपनी किलोमीटर में दूरी होती 1.852 होगी, ठीक है। अब हम जैसे गहराई नापते हैं, कोई भी गड्ढा खोदते हैं, कोई भी टेरेस पे होते हैं, छत पे होते हैं, तो वहाँ से गहराई नापने के लिए अपन फीट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे फैदम का उपयोग किया जाता है। तो 1 फैदम के बराबर होता है 6 फीट। जो अपना 1 फीट होता है तो वो 6 फीट के बराबर 1 फैदम माना जाएगा, ठीक है। और जो हवाएं होती हैं, अपने यहाँ हवाओं को जो आंकड़ा होता है हवाओं का, वो किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे चक्रवात आता है, तूफान आते हैं, तो इनको किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बता देते हैं अपने विभाग, मौसम विभाग वाले, कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की उससे आ रहा है। जैसे अभी कोई भी आते रहते हैं चक्रवात, तूफान आते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ के माध्यम से ही समुद्री जो जहाज आते हैं उनमें हवा कितनी तेज़ी से लग रही है और किस तेज़ी से हवाएं चल रही हैं समुद्र में, तो उसके लिए 0.51 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही यहाँ पे दूरी, उनकी स्पीड, हवा की स्पीड को नापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं कि जैसे समुद्री सीमा है किसी भी देश की हो, भारत देश की अपन यहाँ पे जानेंगे, वो सभी के लिए समान तरीके से अपनी इस संस्था के द्वारा 1994 में निर्धारण किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं। तो हर देश को पहले तो एक सबसे बड़ी चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी देश की तट रेखा होगी, तट है, जैसे अपना ये है पूर्वी तट है। पूर्वी तट क्या है, कहीं से दर्रा है, कहीं खुला हुआ है, कहीं अंदर तक पानी है, कहीं तिरछा है, कहीं जिगजैग आकार है। तो ये यहाँ से नापना बहुत ही कठिन होता। तो उसके लिए
एक आधार रेखा का उपयोग किया गया, एक आधार रेखा बनाई गई। देखिए ये ब्लू कलर से ये डार्क है जो, ये आधार रेखा है। आधार रेखा के माध्यम से ही पूरी अपन ने दूरी को मापा। जो भी अपन यहाँ लंबाई देखेंगे या अपने अधिकार क्षेत्र के जो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं 1 2 3 4, ये सभी अधिकारों क्षेत्रों को जानने के लिए सबसे पहले हमने आधार रेखा खींची। आधार रेखा के माध्यम से ही हमने आगे का निर्धारण किया। आधार रेखा के माध्यम से क्या होगा कि ये रेखा लगभग सीधी रहती है, तो सीधी रहती है तो नापने में दिक्कत नहीं आती। अपन यहाँ से भी नाप सकते हैं, यहाँ से भी नाप सकते हैं। यहाँ क्या पूरा उबड़ खाबड़ क्षेत्र रहता है तो वहाँ पे नापने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार रेखा है, आधार रेखा के अंदर वाला जो क्षेत्र रहेगा वो कहलाता है आंतरिक जल। आंतरिक जल वो तो अपने भारत देश का ही रहेगा। अब यहाँ पे हम भारत देश के गौर करके भारत देश के माध्यम से ही समझ रहे हैं, तो वो सभी देशों के साथ लागू होगा। इसके बाद आता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी ये वाली रेखा हो गई, ये 12 नॉटिकल, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था नॉटिकल मील क्या कहलाता है, तो 12 नॉटिकल मील की दूरी तक रहता है वो रेखा आ जाती है, वो प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। ये वाली जो ब्लैक कलर से मैंने खींची है ये प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इस पर पूरे मतलब इस क्षेत्र पे जो 12 नॉटिकल मील तक रहेगा आधार रेखा से, इस पर संपूर्ण रूप से भारत देश का अधिकार होगा। और यहाँ पे ना तो कोई विदेशी जहाज आ सकता है, ना कोई विदेशी व्यक्ति आ सकता है यहाँ पे, ना हवाई यात्रा के माध्यम से। जब तक भारत देश की परमिशन नहीं होगी, भारत सरकार की परमिशन नहीं होगी, तब तक वो इस क्षेत्र में अपनी एंट्री नहीं कर सकता। और देश भारत देश चाहे अगर यहाँ से किसी भी बाहरी जहाज ने अनुमति नहीं ली तो भारत देश उसको मार भी गिरा सकता है। इसके लिए अधिकार बनाया गया है और वो भारत देश के पास है। अब यहाँ से हमने प्रादेशिक समुद्री सीमा को समझा। प्रादेशिक समुद्री सीमा के आगे ये 24 नॉटिकल मील आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आधार रेखा से 24, अभी तो ये 12 नॉटिकल मील थी प्रादेशिक समुद्री सीमा, अब यहाँ पे 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील में अपनी संलग्न क्षेत्र आ जाता है। संलग्न क्षेत्र जिसे कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, 24 नॉटिकल मील में रहता है। अब ये 24 नॉटिकल मील की ये ब्लू कलर की मैंने जो रेखा खींची है ये 24 नॉटिकल मील में आ जाती है। तो इसका क्या भाई अधिकार रहता है और यहाँ तक क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ तक भारत सरकार के क्षेत्र में ही रहेगा। भारत सरकार इसकी देख रेख करने के लिए, भारत सरकार इसकी साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे अगर कोई भी विदेशी जहाज आता है या प्लेन आता है और यहाँ से होकर निकलता है तो उसका जो शुल्क होगा, सीमा शुल्क होगा, कस्टम ड्यूटी होगी, वो भारत सरकार ही लेगा। अगर कोई भी जहाज आया और गलती से यहाँ से छू के निकल गया तो भारत सरकार तुरंत बोलेगा कि हमें इसका सीमा शुल्क चाहिए। तो यहाँ से संलग्न रेखा ये आपने जान ली। अब इसके माध्यम से अब आधार रेखा के माध्यम से हम देखते हैं ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये कहलाता है अपना अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से ही आप समझ गए होंगे आर्थिक क्षेत्र लिखा हुआ है। तो इसमें लगभग समुद्र की मछलियाँ पकड़ना, तेल, पेट्रोलियम, अगर कोई नए द्वीप का पता चलता है या द्वीप समूह का पता चलता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सभी चीज़ें भारत देश ही कर सकता है। यहाँ पे जो अपना पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे अपना भारत देश ही इन चीज़ों का जो मैंने लिखी हुई हैं सभी का उपयोग भारत देश ही करेगा। अगर मछली पकड़ना है तो भारत देश करेगा, वहाँ पे अगर कोई तेल पेट्रोलियम के कोई संसाधन मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो वो सभी भारत देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। और यहाँ पे द्वीपों का पता चलता है तो द्वीपों का भी अधिकार भारत देश का रहेगा। अनुसंधान कोई भी करना है, परीक्षण करना है, तो वहाँ पे भारत देश का ही अधिकार क्षेत्र रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चारों चीज़ें ये समझी। अब एक पांचवी चीज़ आ जाती है हाई सी। हाई सी आती है, उसका ये रहता है कि जैसे यहाँ पे भारत देश का यहाँ तक अधिकार क्षेत्र था, अब इसके बाद यहाँ इंडोनेशिया आ जाता। अब इंडोनेशिया और भारत के बीचों बीच अगर कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, या कोई द्वीप समूह
पता चल जाता है। तो वहाँ पे इंडोनेशिया भी कहेगा हमारा है और भारत देश भी। तो इसके लिए एक संस्था का ISA का निर्माण किया गया था, जो ये बताती है कि ये भाई इतना हिस्सा आपके क्षेत्र में आ जाएगा और इतना हिस्सा भारत देश के क्षेत्र में आएगा। तो उस के लिए एक संस्था का निर्माण कर दिया गया था, ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। तो उस संस्था के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि 200 नॉटिकल मील तक तो अधिकार क्षेत्र देश का रहता है। अब यहाँ देखिए आप, श्रीलंका भी है, यहाँ बांग्लादेश है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रेखा बना दी गई, सीमा रेखा बना दी गई कि इतना भाई क्षेत्र आपके पास रहेगा, इतना यहाँ पे शंकु के आकार का दे दिया गया था बांग्लादेश को यहाँ से दिया गया था शंकु के आकार का। बांग्लादेश बहुत सीमा को लेकर, विवाद को लेकर लगा रहा, पर उसको शंकु के आकार का कि भाई म्यांमार यहाँ लग जाता है तो म्यांमार ने ले लिया, और यहाँ पे भारत का भी क्षेत्र रहता है तो भारत ने भी लिया। तो उनको शंकु के आकार का यहाँ पे क्षेत्र दे दिया गया है। तो इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्री सीमा क्या कहलाती है, और हर देश के साथ एक जैसा ही नियम रहता है। तो अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से वो अपनी सीमा का निर्धारण कर लेते हैं। अब जानते हैं अपन भारत की खाड़ी। भारत की खाड़ी जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है खाड़ी क्या कहलाती है। खाड़ी कहलाती है जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यहाँ बांग्लादेश है, भारत है, यहाँ म्यांमार है। तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है कच्छ गुजरात का, और कच्छ में यहाँ पे 3 ओर से घिरे हुआ है, यहाँ से घिरा है, यहाँ से घिरा है, यहाँ से। तो ये खाड़ी नुमा आकृति बन गई, तो इसे क्या बोलेंगे, कच्छ की खाड़ी। ये अपने भारत देश की कच्छ की खाड़ी हो गई। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक नगर है खंभात। तो खंभात के नाम के कारण ही इस जगह को खंभात की खाड़ी का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे दूसरी खाड़ी का अपन को पता चल गया, गुजरात में है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये अपना जो श्रीलंका है। श्रीलंका में अपना जो राम सेतु है, राम सेतु के दक्षिण वाला एरिया कहलाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि धनुषकोडी से अपना राम सेतु स्टार्ट होता है और तलैया मन्नार तक जाता। तो मन्नार की खाड़ी बहुत विस्तृत यहाँ पे फैली हुई है। तो ये वाला क्षेत्र जो दक्षिणी है, राम सेतु के दक्षिणी वाला हिस्सा है, ये मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और जैसे ही अपन ऊपर की ओर जाते हैं राम सेतु के, एडम्स ब्रिज के, तो वो कहलाती पाक जल संधि। और पाक जल संधि कैसे बनती? जल संधि एक मतलब 2 बड़े क्षेत्र होते हैं जल के, वो वहाँ से निकलने का जो क्षेत्र रहेगा, पानी के निकलने का सक्रिय जगह रहती है, उसे जल संधि का नाम दिया जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि यहाँ पे अवस्थित है, मतलब राम सेतु के उत्तर में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाली खाड़ी का, मन्नार की खाड़ी का पता चला। और ये बंगाल की खाड़ी आपको पता ही है और पढ़ भी चुके हैं अपन कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पे अवस्थित है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कच्छ की खाड़ी है और बंगाली खाड़ी, तो जो बड़े आकार में है, यहाँ पे कई सारे देश लग रहे हैं और बहुत से आकार उसका बड़ा है, तो उसे बोलेंगे हम बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो छोटे आकार में है, ठीक है, उसे आप बोलेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात। तो गल्फ और बे, इसलिए कि ये आकार में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, और इसे गल्फ ऑफ कच्छ और खंभात, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे माध्यम से मैंने समझाया और आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़िएगा कि हमें एक बार में ही समझना है और एक नोट्स बनाते जाना है साथ साथ, और कोई भी गलती नहीं करनी, समझना है। बुक्स उठा लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप नोट्स उठाइए, जो हमने पढ़ा है उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, तो बहुत ही आसानी से आप ज्योग्राफी पढ़ते जाएंगे और समझ में आती जाएगी। मैप का सहारा लेते जाएंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में
स्थित हो जाएगा, पूरा आकार बन जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ पढ़ी थी, वो कौन सी दिशा में थी, दक्षिण में थी, उत्तर में थी, पश्चिम में थी। तो आपको बहुत ही आसानी होगी मैप के माध्यम से पढ़ने में। तो आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ भारत का भूगोल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।